हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका आज का हिंदी का पेपर बहुत ही बेस्ट गया होगा और आपके अंदर जो एग्जाम को लेकर डर होगा वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया होगा। क्योंकि 10th क्लास के बच्चों में एग्जाम को लेकर बहुत ही डर होता है और हिंदी के पेपर को देने के बाद आप सबको मालूम चल गया होगा कि एग्ज़ाम के हॉल में हमें किस दौर से गुजरना होता है। शायद आई होप आपके अंदर एग्जाम को लेके जो डर होगा वो सब खत्म हो चुका होगा। अब सेकंड पेपर आपका मैथ का है, तो चलिए अब हम मैथ के लिए की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को पढ़ा दिया है, उन सीरीज को आप अवश्य ही देखें। और उसके आगे क्रम में 186 क्वेश्चन आप निश्चित ही मान लीजिए कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं वो इनमें सब क्वेश्चन सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। इस टाइप के तो आने निश्चित हैं और कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकते हैं। इसलिए हमारी क्लास में आप जुड़े रहिए और क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्वेश्चन लिखा है tan 1 tan 2 tan 3, ये सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और डॉट 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 tan 89 तक दिया है। ओके, tan 89 इसकी एक हल करने का तरीका तो है ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं तो इसको बहुत ही शॉर्ट टेक्स्ट से देखना है, बहुत छोटे रूप में। हमें मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में tan 45 भी तो होगा, tan 45 कहीं ना कहीं तो होगा और tan 45 के आगे tan 46 भी होगा और इसके पीछे tan 44 भी होगा। सब नंबर क्रम से दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे 90 होता है हम उन नंबर को छोड़ देंगे, उनको हम उसमें काउंट ही नहीं करेंगे। 89 और 1 अगर ऐड करेंगे तो 90 होता है, इसलिए हम इसको काउंटिंग में लेंगे ही नहीं। ये मान लो खत्म हो गया, है ही नहीं वहां पे। इसी प्रकार इसके पहले 88 भी तो होगा, तो 88 और 2 भी तो 90 होता है, तो ये 2 भी तो खत्म हो चुका है। तो 88 के पहले 87 भी तो होगा, तो 87 और 3 भी खत्म हो गया है, ठीक है। ऐसे सारे पद 60, 46 और 44 भी खत्म हो गया है, क्योंकि इनको भी ऐड करने पे 90 होता है। तो बस सीधा सा बचा 45, क्योंकि 45 और 45 दोबारा तो आएगा नहीं। 45 प्लस 45 90 होता है, अब 45 तो एक ही बार है, दोबारा तो आएगा नहीं। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है प्यारे बच्चों, tan 45 1। बस यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी इस सीरीज में क्वेश्चन दिए हो कि सभी 10 लिखे हो, मल्टीप्लाई का फॉर्म हो, तो बस ऐसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन 187 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 187 में लिखा कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री था तो एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से बराबर होगी या कैसी होगी। तो सीधी सी बात है, देखो जब कभी भी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, सीधी सी बात है कि 45 डिग्री पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर होती है। कैसी होती है बेटा, हमेशा बराबर होती है। तो ऑप्शन बोल रहा है कि अगर सूर्य का उन्नयन कोण 45 होगा तो मीनार की परछाई, परछाई होती है मीनार की, अगर ये h मान लो परछाई को, तो कह रहा है मीनार की परछाई मीनार की लंबाई से किस प्रकार होगी, बराबर होगी, अधिक होगी या कम होगी। तो मैंने बताया ना कि बराबर ही होगी, क्योंकि एंगल जब दूरियां बराबर होंगी तभी तो 45 आएगा, और कैसे पॉसिबल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188। क्वेश्चन 188, तो 188 में भी यही ऐसे क्वेश्चन दिया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण ये जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और बोला गया कि h मीटर के स्तंभ की परछाई, ये h मीटर ऊंचाई का स्तंभ है, इसकी परछाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात मैंने बता दी है कि 45 डिग्री पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समान होती है, तो ये h ही तो होगी, ये h ही तो आएगी ना। तो h है तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। कोई हल करने की आवश्यकता नहीं इसको, हमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए, ऑब्जेक्टिव है, हल करने में टाइम क्यों बर्बाद करना है। क्वेश्चन 189, तो 189 को कहते हैं कि एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। चलिए ये कोई आधार है और इस पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। ओके,
फिर बोला गया कि पेड़ से 10√3 मीटर दूर इस पेड़ से 10√3 मीटर की दूरी पर, मतलब जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 10√3 मीटर की है। तो इस दूरी पर किसी बिंदु से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण, इस बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो बोला गया कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा क्यों हल करना हमें, बहुत ही आसान सा रूप रहेगा। tan 60 बराबर tan 60 में लंब और बटे आधार होता है, और हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो अगर मैं tan 60 की वैल्यू को √3 रख देता हूं तो h/10√3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो tan तो tan रहेगा, √3 का √3 में गुणा होकर 3 बन जाता है। तो 10 दिया 30 हो गया 30 मीटर। इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आप सभी को समझ में शायद आ रहे होंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, फॉर इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चंस हिंदी के लेवल, जैसे क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेवल आया है उसी प्रकार से मैथ का पेपर भी आना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस क्लास को निरंतर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 190 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है। ये सब क्वेश्चन मैं सेम टाइप के लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम चल जाए। यहाँ पर क्या बोला गया कि स्तंभ की जो परछाई है, परछाई लंबाई के बराबर है, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये बोला गया जो परछाई और लंबाई दोनों समान हैं, ये परछाई हुई और ये ऊंचाई समान है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बता दिया, तो ये एंगल 45 डिग्री का होता है। और 45 डिग्री को बेटा हम π/4 कहते हैं। अब थोड़ा सा ये π/4 की कहानी देख लो, ये कैसे ऑप्शन में दे दिया। हमारा आंसर तो 45 आया है, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि π/4 को तो 45 कहते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं, जब कभी भी अगर ये रेडियन में दिया हो, इसको रेडियन में कहते हैं, π/4 दिया हो, या ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे तो 45 को बताना है। अगर जैसे 45 डिग्री है रेडियन में, सॉरी डिग्री में दिया है ये 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे कोई भी हो, कोई भी, इनको हमें बनाना रेडियन माने पाई के रूप में। तो सीधी सी बात है बच्चों, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो रेडियन में प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ऐसा भी ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लें। देखिए 45 से कट करो तो 4 टाइम कटेगा, तो मेरा आंसर π/4 हो गया। मतलब ये 45 डिग्री को रेडियन में π/4 कहा जाता है, यही तो है π/4। और इसको कट करेंगे 60 3 जा 180 होता है, तो इसको मैं π/3 कहूँगा। तो आगे तो आप कर ही पाएंगे ना। इसको याद रखें, अगर डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई का रूप रेडियन का रूप कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है π/4 माने रेडियन में दे दिया, और क्वेश्चन ने कहा कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो भाई इसका उल्टा कर दें। अभी मैंने π/180 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब मैं करता हूँ 180/π से मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई चला जाएगा। ओके, और ये 4 से कट करो तो ये प्यारे बच्चों 45 बार कटा है, तो ये तो आ गया। देखो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है कन्वर्ट, और इससे ये भी हो सकता है। ये तरीके जान लीजिए, अगर कभी ऑप्शन ऐसा आ गया तो आप कर तो पाओगे ना। चलिए देखिए, अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 199, 199 क्वेश्चन नंबर है। तो 191, तो 191 में क्या बोला गया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खम्भे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने दे दिया, चलो सेम हो गए, कोई बात नहीं। इसको मैं देख लेता हूँ, सेम प्रश्न ऐसे ही है। कह रहा है खम्भे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, ये दोनों सेम है, तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। इसमें डायरेक्ट 45 भी आंसर में दे रहे हैं, इसमें रेडियन के रूप में दे दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा बी है।
सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। एक झंडा पताका के आधार से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और एंगल पी ए भी, देखो एक झंडा लगा हुआ है और यहां से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस बेटा 50 मीटर है, और फिर बोला गया कि पी ए बी 60 अंश है, तो झंडा पताका की ऊंचाई बताइए। अब इसको मैंने यहाँ पर v नाम मान लिया बेटा, ये p मान लिया, और हमें ये डिस्टेंस ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और उसने ये डिस्टेंस पूछी है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई के लिए हमें पता है tan 60 बराबर tan थीटा बराबर बेटा होता है लंब बटे आधार, और ये काम कर रहा है लंब का, इसको मैंने h मान लिया है, तो h और बटे आधार है 50, और वी नो डेट tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h का मान 50√3 हो गया, बस यही तो ऑप्शन में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, मीटर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। तो 193 में क्या है, 193 इसमें बोला गया है r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए एक अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त, ठीक है, थोड़ा प्यारा सा नहीं बना, इसको प्यारा सा बनाते हैं। एक अर्धवृत्त बना हुआ है, आधा वृत्त, ओके ना, कह रहा है इसकी त्रिज्या r है, तो बेटा r दूरी मानो केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी r है, और ये दूरी भी तो r ही होगी, क्योंकि यहां से यहां तक भी रेडियस है, त्रिज्या, यहां भी त्रिज्या है, और दूसरी बात ये दूरी भी तो r होगी ना, त्रिज्या तो है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो बिल्कुल है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर सबसे बड़े ट्रायंगल, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल इसके अंदर ये बनेगा, ठीक है बेटा। इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया APV। यहाँ पर चलो मैं R कर देता हूँ, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है, और हमें दिख रहा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो बेटा ये P 90 अंश है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार माने बेस इंटू ऊंचाई माने हाइट, इतना ठीक है ना। देखो ध्यान से 1/2 तो यही है, बेस बेटा पूरा ये है, r 2r, ओके, और हाइट ये वो भी r, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, r और r मिलकर r² हो गया है। इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर V करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। क्वेश्चन 194, तो 194 में क्या है, इसमें बोला गया है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी घटा दिया जाए, त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए, देखो सुनना बहुत ध्यान से, त्रिज्या दी है तो मैंने इसको बेटा a मान लिया, माइनस घटा दिया, घटाने को मैंने माइनस का a मान लिया, 10% दे दिया तो मैंने 10 लिख लिया, और उसके क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, एरिया में कमी पूछिए। तो यहाँ पर जब कभी एरिया की बात हो, इस तरह क्वेश्चन हो, कभी एरिया को लेकर कहा जाए कमी हो चाहे वृद्धि हो, तो मैं उसको ए और बी दो रूपों मान लेता हूँ, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज कमी पूछिए कितनी कमी होगी, तो परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100। ये सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, सबसे बेटर तरीका है, ठीक है। तो a का मान 10 है, b का वैल्यू भी 10 है, प्लस a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू भी 10, और नीचे लिखा है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिए। इसको याद रखिए, बस यही तो फॉर्मूला मेन है, -10 मिलकर 20 हुआ, ओके, ये गुणा करो तो प्लस का 1 हुआ, इस प्रकार से माइनस का 19 आंसर आया है। माइनस ये कह रहा है कि कमी हुई है, अगर पॉजिटिव आता तो वृद्धि होती, माइनस माने कमी हुई है। अब इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी, परसेंटेज में आएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी सेम क्वेश्चन आगे वाला भी है, 195 भी ऐसा ही है,
इसको भी देखें 195 क्वेश्चन को। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ भी तो एरिया की बात क्वेश्चन कर रहा है, और जब एरिया की बात करेगा तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। बोला गया कि 40% बढ़ा दिया गया तो ए का मान भी 40 है और बी का वैल्यू भी 40 है, और परसेंटेज निकालने के लिए यही सेम फॉर्मूला भी काम आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मान 40 है, v का मान भी 40 है, और यहाँ a का मान भी 40, b का मान भी 40 है। ये तो 40 40 मिलकर 80 हो गया, और इन दो जीरो ने ये दो जीरो कट कर दिए तो 4 4 जा 16 होगा। ऐड कर लो 96%। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? 96, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, वैसे भी हो जाएंगे बट ऑप्शन के लिए क्यों वैसे करना है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करो ना। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन 196 को देखते हैं। तो 196 क्या कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 दिया है। घनों का आयतन, तो बेटा आयतन को तो V1 और V2 कहते हैं। अभी मैं सब क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं। लिखा है 1/27। अब चूंकि आयतन में तो भुजा क्यूब होता ना, तो ये किसका क्यूब है? 1/3 का। तो सीधी सी बात है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो भुजा हो गया। क्या हो गया? भुजा। ठीक है, तो मतलब है सीधा सा ये A1 और A2 का मान निकल आया है अंदर वाला पार्ट, और हमें निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं। A1 A2 क्या होता है? इन्हीं भुजाओं का वर्ग, तो 1/9। अब इसको ध्यान से देखना, कभी भी अगर आयतन का अनुपात दिया हो तो वो किसी न किसी का क्यूब होगा, तो पता कर लो वो किसका क्यूब है। तो मैंने पता कर लिया 1/3 का क्यूब है, और हमें अब एरिया निकालना है तो उस 1/3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि एरिया के लिए स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट दिया हो, मान लीजिए दे दिया गया एरिया का अनुपात, तो पता कर लो किसका वर्ग है, उसका क्यूब कर दो। समझ में आया ना? बहुत ही आसान सा है। 96 क्वेश्चन नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197। तो 197 क्वेश्चन क्या कहता है? दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 5 दिया है। त्रिज्याओं का अनुपात, तो बेटा त्रिज्याओं को तो R1 R2 कहते हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात लिखा है 3 5 3/5। फिर बोला गया उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाइयां तो H1 H2 मान लेते हैं, ये लिखा है 2/3, 2:3 दिया है। ठीक है, तो उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? यहाँ पर बेलन ही तो है, तो बेलनों के वक्रपृष्ठ, तो अगर हम वक्रपृष्ठ को चलो एरिया का नाम दे रहे हैं A1 A2, वैसे तो S भी लिख सकते हैं सरफेस एरिया, तो मैंने A1 A2 कर दिया। अब एरिया तो बेटा वैसे तो 2πRH होता है, तो नीचे भी सेम वही होगा, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर R1 H1 है और यहाँ पर R2 और H2 है। इतना क्लियर है ना? तो देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1/R2 का मान 3/5 है, इंटू H1/H2 का मान 2/3 है, तो 3 से 3 कट कर दो, केवल 2:5 बचा है। ओके, 2:5, तो 2:5 ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए को बता रहा है 2:5। क्वेश्चन नंबर 198, यहाँ पर 198 नंबर है, तो 198 में बोला गया 15 सेमी ऊंचाई और 16 सेमी आधार व्यास। देखिए ऊंचाई 15 सेमी है तो 15 लिखा, आधार के व्यास को 2r कहते हैं जो कि 16 सेमी दिया है, तो क्या r का मान 8 सेमी नहीं होगा? बताइए। फिर पूछा क्या गया? शंकु का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ के लिए बेटा हमें सबसे पहले l का मान पता करना है, और l स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h² + r²। चूंकि h का मान 15 दिया है तो 15 रखोगे तो 15 का वर्ग हो गया, r का मान 8 दिया तो ये 8 का वर्ग हो गया 64। अब इनको ऐड कर लो, 5 4 9, 6 2 8 और 2, तो l² = 289। तो बताइए l का मान कितना हो जाएगा?
ये 17 का स्क्वायर है 29, इसका मान कितना हो गया 17। पूछा था शंकु का वक्रपृष्ठ, तो हम जानते हैं वक्रपृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है शंकु का, तो पाई को पाई लिखा, आर का मान हमारे पास 8 दिया है, एल का मान 17 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 156, सॉरी सही लिखा था शायद, 136 होगा इसमें, पाई और सेमी क्यूब। ठीक है, ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हुआ इसका 136, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हुआ 136। ओके, अब इसको नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको पहले हटा दें। क्वेश्चन नंबर 199। अब मैं क्वेश्चन 199 की बात करता हूँ। तो 199 में बोला गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है। तो अच्छा, घन का विकर्ण होता क्या है? विकर्ण घन का होता है भुजा √3, और हमारे पास जो दिया है वो 6√3 दिया है, और ये a√3 है, तो यहाँ a का मान 6 ही तो हुआ, a का वैल्यू निकल आया। अब उसने बोला है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल की बात हो रही है, तो जो फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है वो होगा 6a², a का मान 6 दिया है और 6 का वर्ग 36 है, और जब कंप्लीट मल्टीप्लाई कराओगे 216 सेमी क्यूब आएगा। ओके, 216 सेमी क्यूब, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 200। तो इसमें लिखा हुआ है 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास के धातु के बेलन को पिघलाकर, जब कभी पिघलाने की बात हो उस समय दोनों वॉल्यूम बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों वॉल्यूम समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कुल संख्या पूछी है, तो संख्या के लिए संख्या को मैंने n लिख दिया, नंबर पता करना है, तो नंबर के लिए क्या लिखा है इसमें 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास के बेलन को पिघलाकर। तो बेलन था, बेलन का फॉर्मूला क्या, आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब कभी भी किसी भी चीज को पिघलाया जाए और पिघलाकर जो भी चीजें बनाई जाए उसकी संख्या पूछी हो तो उसका आयतन नीचे रहेगा और जिसको पिघलाया गया उसका आयतन ऊपर रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 3 घूमकर पहुंचेगा ऊपर, कितना हो गया ये 3r² h और नीचे r की पावर 3। ठीक है ना, अब इसमें सब मान दिए हुए 45 सेमी ऊंचाई, मतलब h का मान दिया है 45 इंटू r क्या लिखा, उसने कहा है 4 सेमी व्यास, तो r का मान 2 ही तो हुआ, तो मैं r को 2 बार लिखता हूं, नीचे r क्यूब, तो r क्यूब 6 सेमी व्यास का गोला बनाया गया है, तो r का मान 3 हुआ, क्यूब लिखा है तो इसको मैंने 3 बार लिख दिया, तो 1 3 तो कट गया, ऊपर है 45 इंटू 2 दूनी 4 और नीचे मल्टीप्लाई करने पे 9 हुआ, तो 9 5 जब 40 और 5 का 4 में गुणा करो टोटल 20 आ गए, 20 गोले बन जाएंगे। इसमें कौन सा इसका ऑप्शन राइट हुआ, कुछ मैंने गलती कर दी है शायद, इसमें 20 तो आंसर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही आज के लिए, मस्त रहेंगे इस तरह।